हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है। आपके सामने है दोस्तों खान सर की टॉनिक बुक। ये पूरी तरह से दोस्तों रेफरेंस बुक है एससीईआरटी की। और यहाँ पे दोस्तों जो भी दिया है मुख्य विशेषताएं आप देख रहे हैं। आज से हम दोस्तों थ्योरी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री का पार्ट है आपके सामने, इस पर डिस्कस करेंगे 2 मिनट। उसके बाद क्लास में इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट जो भी विजुअल है उस पर डिस्कस हम करेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे इतिहास की दुनिया, इसमें दिया है भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्ध का इतिहास, नाजीवाद, वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, शांति के प्रयास, कृषि और खेतिहर और समाज। तो ये इतना टॉपिक दोस्तों आज हम लोग पेज नंबर यहाँ पे देखिए दिया है 16 पेज का ये पूरा टॉपिक है। इसको पूरा हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और इससे पहले बताना चाहेंगे ये 3 पार्ट हमने कर लिया है दोस्तों। बिहार वन लाइनर कुछ बचा है, ये अभ्यास प्रश्न कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी है। सामान्य ज्ञान में यहाँ भी हमने 750 समथिंग क्वेश्चन किया है, ठीक है। और 560 क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न में किया है। तो चलिए हम लोग आते हैं दोस्तों, और बिहार वन लाइनर वाले में हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पहला यूनिट है इतिहास की दुनिया है, हिस्ट्री का पार्ट है। एक बार देख लीजिए, पूरी तरह से सारी चीज़ें स्पष्ट और क्लियर है। पूरा होगा दोस्तों, एक एक पॉइंट एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक एक घटना का उद्देश्य, उसका अंतिम निर्णय क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, कहाँ पे क्या हुआ, कौन था, कैसे था, क्यों हुआ, कब हुआ, सारा डिटेल दोस्तों इसी पैटर्न पे क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुछ ज़्यादा ही हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्लास शुरू करेंगे। एक बार देख लिया सब कुछ, देखिए ये पूरा यहाँ पे हम लोग पेज नंबर लगभग 16 तक, ये देखिए पूरा 16 पेज करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी वाला भूगोल वाला पार्ट अगली क्लास में। तो ठीक है, चलिए सभी लोग रेडी हैं, एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप किसी अन्य ग्रुप में जुड़े हैं तो इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। पहली बार आए हैं दोस्तों, देख रहे हैं भरपूर। अगर आपको पूरी क्लास का दोस्तों फ़ायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला पार्ट, पहला यूनिट इतिहास, भौगोलिक खोज दोस्तों, इतिहास की दुनिया है पहला चैप्टर। और यहाँ टॉपिक देखिए, पहला पॉइंट है भौगोलिक खोजें, ठीक है। पृष्ठभूमि, भौगोलिक खोज नए देशों, समुद्री मार्गों, स्थानों का पता लगाने का वह दौर था जब यूरोपीय देशों ने दुनिया के अन्य हिस्सों की खोज शुरू की। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। वो एक दौर था साथियों, यूरोपीय देशों ने दुनिया के अन्य हिस्सों को खोजना शुरू कर दिया। ये समय था 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का, मध्य का। ये समुद्री यात्राएं, खोजें विश्व इतिहास की युगांतकारी घटना थी जिन्होंने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। आज दोस्तों जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है इसी के चलते हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे देखिए यहाँ पे व्यापार बढ़ा। देखिए इन अभियानों से विश्व के भूगोल, व्यापार, संस्कृति, राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, ठीक है। यहाँ तक सही है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के अन्य हिस्सों का जुड़ाव विश्व के साथ हो गया। ये भौगोलिक खोज से दोस्तों इम्पैक्ट पड़ा था। आगे देखिए यहाँ पे दिया है भौगोलिक खोज का कारण क्या था, किस कारण खोज चालू हुई। एक देश, यूरोप कंट्री के लोग अलग अलग देश को ही खोजना प्रारंभ किए थे। भौगोलिक खोज किसी एक कारण से नहीं हुई बल्कि कई कारकों का परिणाम था। हम आगे देखेंगे परिणाम क्या क्या था। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है जेरूसलम पर अधिकार। यहाँ देखिए मध्य युग में पहले अरबों और फिर तुर्कों ने एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित किया। ये बात है दोस्तों 11वीं शताब्दी की बात है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जेरूसलम को लेकर धार्मिक युद्ध हुआ। अब आप समझिएगा दोस्तों, जेरूसलम को लेकर किसके बीच युद्ध हुआ था, ये क्वेश्चन हमने किया है। जो बच्चे मेरी क्लास लाइव किए होंगे, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री कराया है लाइव क्लास में। ईसाई और मुसलमानों के बीच ये जेरूसलम युद्ध हुआ था, ठीक है। तब यूरोपीय लोगों को एशियाई देशों की शक्ति का एहसास हुआ। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव रखी। अब ये घटना भी याद रखिएगा, यहाँ से एक पॉइंट बन जाएगा।
पुनर्जागरण से क्या हुआ था, नींव रखी थी। अगला देखिए, कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन ये घटना है 1453 ईस्वी। तुर्की के उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया, अब इसका नाम है दोस्तों इस्तांबुल, जो कि यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, पर इस पर कब्जा कर लिया। तुर्कों ने इस मार्ग पर यूरोपीय व्यापारियों से भारी कर वसूलना शुरू कर दिया, टैक्स लेना। उसके बाद बंद कर दिया। इस वजह से यूरोपीय व्यापारियों को भारत और पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज करनी पड़ी। यहाँ पे कहानी आपको समझ में आ गई दोस्तों। दो रीजन मैंने बता दिया है, दोनों रीजन आप समझ गए होंगे। टैक्स बढ़ा दिया गया, आपस में टकराव हो गया, ठीक है। यूरोपीय व्यापारी फिर अलग अलग मार्ग अपना खोजना लगे व्यापार के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब आते हैं हम लोग, देखेंगे। देखिए यहाँ दिया दोस्तों कंपास। इसी क्रम में दोस्तों जब खोज के लिए निकलने लगे वैज्ञानिक, तो उपकरणों का आविष्कार हुआ, जैसे दिशा का पता लगाना। कंपास दिशा सूचक, हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज का दौर कितना आसान हो गया है। एरोप्लेन, फ्लाइट, आपका पानी की जहाज, ट्रेन, सारी सुविधाएं, गाड़ियाँ, यहाँ तक उस दौर में दोस्तों पानी की जहाज़ें हुआ करती थी, बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है। देखिए आगे, व्यापार बढ़ा। कंपास का दिशा सूचक, इसको देखिए, यूरोप वासियों ने कंपास अथवा दिशा सूचक का ज्ञान अरबों से सीखा, जिसमें खुले समुद्र में भटकने का खतरा कम हो गया। देखिए अब समुद्र में पानी ही पानी दिखाई देता है चारों तरफ, लेकिन अगर हमको दिशा पता करना था, ये कंपास दोस्तों दिशा सूचक था, इसको यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा, ठीक है, अरब वासियों से। अगला देखिए, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। पुर्तगाल में विकसित ये हल्के और तेज गति वाले जहाज थे, जिसमें पाल और पतवार दोनों होते थे, जिन्हें कैरोवेल नाम से जाना जाता था, जिसमें ये लंबी समुद्री यात्राओं के लिए उपयुक्त थी। ये देखिए नई किस्म की जहाज़ों का निर्माण, कैरावेल, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आगे आइए, एस्ट्रोलैब, सूर्य की ऊंचाई मापक। देखिए ये भी साथ साथ चल रहा था। यह यंत्र अक्षांश जानने में मदद करता था, जिससे नाविक सही स्थिति का पता लगा सकते थे। और है अगला, मानचित्र कला का सुधार। देखिए नए अधिक सटीक मानचित्र बनने लगे, जिसमें यात्रा आसान हुई। आज हम पूरा वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं, कौन सा महाद्वीप, कौन सा महासागर, कौन सा शहर, कौन सा देश, कौन सी जगह, कौन सा पहाड़, पर्वत, नदियाँ, शिखर, कौन सा, दोस्तों कुछ भी इंडिकेट कर सकते हैं आप। कितना आसान बना, ये सब हमारा जो है कह सकते हैं आधार बना था चीज़ें, ठीक है। आगे देखिए, शासकों का प्रोत्साहन, एक एक लाइन करेंगे दोस्तों, कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं हम। शासकों का प्रोत्साहन, स्पेन और पुर्तगाल के शासकों ने नाविकों और खोजकर्ताओं को वित्तीय सहायता, जहाज, अन्य संसाधन से प्रोत्साहन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता था, और स्पेन की रानी इसाबेला ने समुद्र यात्रियों और अन्वेषण को काफ़ी प्रोत्साहित किया। दोस्तों उस समय जो है पुर्तगाल के शासक हों या स्पेन की रानी हो, इन लोगों ने जो समुद्र यात्रा पे लोग जाते थे, अन्वेषण यानी खोज के लिए जाने वाले खोजकर्ताओं को वित्तीय सहायता दी, जहाज दी, अन्य संसाधन जो है प्रोवाइड कराया था। आगे देखिए यहाँ पे, प्रमुख खोजकर्ता और उनकी खोज। इन नए उपकरणों और साहस की मदद से यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक और भूमध्य सागर से अपने जहाज उतारे, जिसे पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमो डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा, अमेरिगो वेस्पुची, मैगलन, कैप्टन कुक आदि ने नए देश की खोज की। ये नाम दोस्तों स्क्रीनशॉट रख लीजिए, अभी देखिए इन लोगों का नाम आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला स्टेप, अगले पेज पे आ जाओ, एक पेज फिनिश हो गया। देखिए भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में मदद की थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अब्दुल मजीद
वे भारत के मालाबार तट केरल के कालीकट पहुंचा, जहां स्थानीय शासक जेमोरिन ने उनका स्वागत किया। जेमोरिन ने उनका, अंडरलाइन कर रहा हूं दोस्तों, जो फैक्ट है उसको आप क्लियर करते चलिए। देखिए आगे है, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। देखिए सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किसका पता लगाया? न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन किया। ये यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सारा डिटेल, इसको हम पहुँचा देंगे दोस्तों आपको PDF टेलीग्राम पे, आप देख लेंगे, ठीक है। और फैक्ट पे हम चलेंगे दोस्तों। अगर इतना डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी समय लॉस होगा। फैक्ट हम देखते हैं। देखिए नाम देखिए यहाँ पे, बार्थोलोम्यो डियाज, ये पुर्तगाली थे, ठीक है। बार्थोलोम्यो डियाज, समय था 1488 में। खोजा क्या था? इन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक का सफर तय किया, जिसे केप ऑफ स्टॉर्म, तूफानों का अंतरीप नाम दिया गया। आगे देखिए, ये भारत की खोज कौन किया था? देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये स्पेन का था। 1492 की बात है। पश्चिमी की ओर समुद्र यात्रा पर निकला। अटलांटिक महासागर को पार करते हुए बहामास एक द्वीप, ठीक है, ये कहानी आपको पता ही है। वास्को डी गामा दोस्तों 1498 कोलंबस निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन खोजा क्या था इसने? अमेरिका पहुंच गया था। उल्टा कहाँ पहुंच गया था कोलंबस? अमेरिका। अब देखिए हम आते हैं, पुर्तगाली जो था वास्को डी गामा 1498 में, इन्होंने बार्थोलोम्यो डियाज के मार्ग का अनुसरण करते हुए उत्तम आशा अप्रीत आगे बढ़ा और हिंद महासागर को पार करते हुए भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट, वर्तमान में कोझिकोड, यानी ये केरल का बंदरगाह है, केरल में ये जगह है, वहाँ पहुँचा था। और देखिए यहाँ अमेरिकी वेरपुच्ची दिया हुआ है, इतालवी है ये, 1499 का डाटा, ठीक है। ये भी ऐसी कहानी है मिलती जुलती। तो जो इम्पोर्टेंट है उस पर डिस्कस हो रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए अब भौगोलिक खोज का परिणाम, जो फैक्ट पूछेगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए भौगोलिक खोजों के परिणाम, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा, वाणिज्यवाद का विकास हुआ, उपनिवेशवाद साम्राज्य का विकास, दास व्यापार का विकास, ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ, भ्रांतियों का अंत हुआ, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। दोस्तों ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, वहाँ का जो वातावरण, कल्चर, भाषा, वहाँ की जो नई युक्तियाँ आदान प्रदान होने लगी थी, ठीक है, ये परिणाम निकला था। आगे उपनिवेशवाद का उदय, इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस जैसे देशों ने कई नई कंपनियां बनी, जिनमें कुछ व्यापारियों द्वारा प्रायोजित थी और कुछ राज्य द्वारा समर्थित। बाद में अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अन्य द्वीपों में उपनिवेश और बस्तियां बसाई गईं। शुरुआत में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश बनाने में आगे थे, लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे आ जाओ। देखिए पुर्तगालियों का आगमन हुआ था भारत में। देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना, पुर्तगालियों की स्थापना हुई थी 1498 में, आगमन हुआ था। ये यहाँ पे आप याद रखिएगा, पुर्तगाली कब आए थे? 1498। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच आए थे 1602, डेनिश आए थे 1616 और फ्रांसीसी आए थे 1664, स्वीडिश दोस्तों आए थे 1731। अब देखिए ये सब जब आने जाने से क्या प्रभाव पड़ा? नई फसलें, वस्तुओं का आदान प्रदान, चाय, कहवा यानी कॉफ़ी, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, आज जो विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न हमें मिल रहे हैं दोस्तों, ये आने जाने से ही हुआ है, ठीक है। मक्का, आलू, टमाटर, मिर्च अमेरिका से यूरोप गया। देखो भाई सभी लोग ध्यान दो, जैसे यूरोप में क्या होता था? कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील, ये नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। कहाँ पे? भारत में। और यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। अब आलू, तंबाकू, कॉफ़ी ये सब यूरोप से भारत आ गया, ठीक है। अब भारतीय फसल जैसे आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे?
कितना बढ़िया मस्त है दिया है। आलू, मक्का, टमाटर, तंबाकू, मिर्च जैसी फसलें अमेरिका से यूरोप गईं। गेहूं, जौ, चावल, कुछ क्षेत्रों में गन्ना, कपास, घोड़े जैसे पशुधन यूरोप से अमेरिका लिए गए। दास व्यापार का विकास। अमेरिका में कृषि, विशेषकर गन्ना और कपास बागानों के लिए श्रम की आवश्यकता बढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका ने बड़े पैमाने पर लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले गया, जिससे भयानक अटलांटिक दास व्यापार का उदय हुआ। आगे देखिए, दुनिया के मानचित्रों में सुधार हुआ और वे अधिक सटीक बनने लगे। पृथ्वी के गोल होने का सिद्धांत पूरी तरह से स्थापित हो गया कि पृथ्वी गोल है। दूरबीन के आविष्कार से सामुद्रिक अभियानों में बहुत कुछ सहायता मिली। ठीक है, आगे यूरोपीय शक्ति का विस्तार। इन खोजों में यूरोपीय देश, विशेषकर स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस को आर्थिक, राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली बना दिया। पुर्तगाल अटलांटिक महासागर, स्पेन अटलांटिक और भूमध्य सागर के पास अवस्थित है। ये विश्व व्यापार और राजनीति के केंद्र बन गए। वाणिज्यिक क्रांति दोस्तों, विश्व स्तर पर व्यापार के विस्तार से वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा मिला, जिसमें बैंक, वित्तीय संस्थान, व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ। तो ये बैंक वगैरह जो दोस्तों वित्तीय संस्थाएं ओपन होने लगी। ठीक है, नए देशों की खोज, व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। इन भंडारों की प्राप्ति से स्पेन आगे था। अन्य परिणाम, यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव, भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि, नौसैनिक कार्यकलापों में वृद्धि, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया दोस्तों, जो खोज पे निकले थे, भौगोलिक खोजों से क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव हुआ, ये पहला चैप्टर आपका होता है फिनिश। दूसरा चैप्टर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसकी पृष्ठभूमि दिया है दोस्तों, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा अपनी मातृभूमि ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लड़ा गया एक ऐतिहासिक संघर्ष था। क्लियर है यहाँ तक? यह आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गणराज्य के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। अमेरिकी उपनिवेशों का विकास। 17वीं 18वीं सदी में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 उपनिवेश स्थापित किए। इन उपनिवेशों को नई दुनिया कहा गया और इंग्लैंड के कानून और व्यवस्था के तहत चलाया जाता था। अमेरिका के 13 उपनिवेश, यहाँ देखिए सभी नाम दिया गया है। न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया। ये 13 उपनिवेश था दोस्तों। आगे आइए, स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको ना समझ में आ रहा होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके निम्नलिखित कारण थे। उपनिवेश में राजनैतिक स्वायत्तता का अभाव, मध्यम वर्ग का उदय, भौगोलिक दूरी, धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में मतभेद, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, प्रगति विरोधी आर्थिक नीति और लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति और तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी। तो ये सारे कारण दोस्तों वहाँ पे इंक्लूड हो रहे थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, क्लियर है सबको? आगे देखिए, औपनिवेशिक शोषण और नियंत्रण। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई। नेविगेशन एक्ट 1665, याद रखिएगा, इस कानून के तहत उपनिवेशों से विदेशी व्यापार के लिए अंग्रेजी जहाज़ों का उपयोग किया जा सकता था। औद्योगिक अधिनियम
1699 उपनिवेशों को ऊनी वस्त्रों के उत्पादन और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला पॉइंट देखिए, शुगर एक्ट, उपनिवेशों में विदेशी चीनी के आयात पर उच्च शुल्क लगाया गया। करेंसी एक्ट, उपनिवेशों को अपनी मुद्रा जारी करने से रोक दिया गया। अगला, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद था। ठीक है, यहाँ पे सामंती एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी दोस्तों। देखिए, जबकि अमेरिकी समाज समतामूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। आगे देखिएगा, समझ में आएगा पूरा घटना। सैमुअल एडम्स दोस्तों, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी नागरिकों ने बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों से चाय की पोटियां समुद्र में फेंक दिया और घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ से क्लियर करिए। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी नागरिकों ने बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों से चाय की पोटियां समुद्र में फेंक दिया। यह घटना बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। दार्शनिकों का प्रभाव था दोस्तों, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू, देखिए यहाँ पे दार्शनिकों का प्रभाव। जॉन लॉक, उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का सिद्धांत दिया। जॉन लॉक ने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी है, यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो लोग उन्हें बदलने का अधिकार रखते हैं। थॉमस पेन, उनकी पुस्तक 1776 में कॉमन सेंस ने उपनिवेशकों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अगला, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, जिनके विचार अमेरिकी नेताओं को प्रभावित किया। आगे आएंगे साथियों हम। आधुनिक कराधान दोस्तों, यहाँ देखिए ये भी एक्ट आप समझिए। स्टाम्प एक्ट 1765, तत्कालिक प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालतें कागजे और अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। टाउनशेंड एक्ट क्या था? चाय, सीसा, कागज, कांच आदि आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाया गया। उपनिवेशों का नारा था सैमुअल एडम्स ने, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बना है कई बार। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां अन्य संस्थाएं स्थापित की। बोस्टन टी पार्टी के बारे में भी हमने डिस्कस किया। 1773 की घटना है ये। ठीक है, आगे आइए। स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं। प्रथम महादेशी सम्मेलन 1774, 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेश के प्रतिनिधियों का देखिए फिलाडेल्फिया शहर के एक महादेशी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। ठीक है, द्वितीय महादेशी सम्मेलन 1776, डेट थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। देखिए फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशी सम्मेलन आयोजित हुआ दोस्तों। सरकार मांगों को अस्वीकार कर दी थी, सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी और स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1976 में। थॉमस जेफरसन द्वारा मसौदा तैयार किया गया। अमेरिका में प्रति वर्ष 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें स्वतंत्रता, समानता, प्राकृतिक अधिकारों और स्वतंत्रता का जोर दिया गया। ठीक है, यह घोषणा पत्र अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का मूल अधिकार बना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, घटनाक्रम पे डिस्कस हो गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जितना भी फैक्ट था हमने कर लिया है। ठीक है, और परिणाम क्या हुआ ये देखिए। अमेरिका का जन्म हुआ, नए स्वतंत्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। गणतंत्र की स्थापना हुई दोस्तों। संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला
उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली। मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों को मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उदय हुआ। इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, जिसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित किया। अंग्रेजों का प्रभाव। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, जैसे आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। कैथोलिक आयरिश लोगों को मत अधिकार मिला। आयरिश संसद वेस्टमिंस्टर संसद से जुड़ा 1800 ईस्वी में। व्यापारिक एक अधिकार का अंत हुआ। एडम स्मिथ दोस्तों आपने पढ़ा होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मुक्त व्यापार के सिद्धांत इन्होंने दिया, कहा। ठीक है, तो 2 चैप्टर फिनिश हो गए। तीसरा चैप्टर आइए, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति दोस्तों हुई थी 1789 से 99। ठीक है, आर्थिक स्वरूप पूरी तरह बदल गया था, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। इसमें क्या हुआ था, निरंकुश राजशाही सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों को जन्म दिया। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, इसका प्रभाव केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे यूरोप और शेष विश्व में क्रांतिकारी विचारों को प्रेरित किया। अब देखिए, कारण हम देखते हैं यहाँ पे क्रांति क्यों हुई फ्रांस में। निरंकुश राजशाही। देखिए, बूर्बो राजवंश के राजा लुई 16वें, तानाशाही दोस्तों, इनको लास्ट में फांसी भी दी गई थी। लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। वे दिव्य अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास रखते थे, जिसका अर्थ है राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, केवल ईश्वर के प्रति ही जवाबदेह है। निरंकुश एवं आज्ञेय शासन। संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई। अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, स्वायत्त शासन का अभाव। ये परिदृश्य दोस्तों काफ़ी गंभीरता वाला है। आप देख सकते हैं जनता का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं था। प्रशासनिक अक्षमता। देखिए, भ्रष्ट, अक्षम था। न्याय प्रणाली भी दोषपूर्ण थी, न्याय नहीं मिलता था लोगों को। अत्याचार, अव्यवस्थित। देखिए, प्रशासन अव्यवस्थित था। शाही देखिए, फिजूल खर्ची। ऑस्ट्रिया की रानी मैरी एंटोनेट और शाही परिवार की अत्यधिक फिजूल खर्ची ने राजकोष, देखिए राजा रानी जो थे फिजूल खर्ची खाली कर दिया था। रानी का नारा था, यदि उनके पास रोटी नहीं है तो उन्हें केक खाने दो। यह एक विवादास्पद बयान है, लेकिन क्रांति के दौरान लोकप्रिय था। रोटी नहीं है तो केक खाने दो। आगे, न्यायिक संगठन। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में देखिए परमला नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया। न्यायाधीशों पर पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था। ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। ठीक है, वंशवाद चलता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया में भी चल रहा है जातिवाद। देखिए, एक मुद्दा इटावा का भी आया है, काफ़ी विवाद हो रहा है इसको लेकर। सामाजिक कारण। फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन बना है। फ्रांसीसी समाज में 3 स्टेट जागीर वर्ग में विभाजित किया गया। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है। प्रथम स्टेट पे थे पादरी वर्ग, यानी कि चर्च में जो पुजारी होते थे, टॉप पे थे। इनको दोस्तों देखिए, इनकी संख्या 1,30,000 थी। इन्हें जन्म से ही कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। आज जो हमारे यहाँ स्थिति है आप देख सकते हैं। राज्य को कोई नहीं कर चुकाते थे। देखिए, कर भी नहीं देते थे, टैक्स भी नहीं देते थे। किसानों से टाइथ, धार्मिक कर, उपज 1/10 हिस्सा नामक कर वसूलते थे। धर्म के दोस्तों ये संरक्षक थे, अपने आप को भगवान का दूत मानते थे। देखिए, धार्मिक कर भी जो हमारे यहाँ स्थिति है। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, सामंत, अभिजात वर्ग, नोबिलिटी और शाही परिवार के सदस्य आदि, जिसमें लगभग 80,000 परिवार, 40 लाख व्यक्ति थे। मध्यम वर्ग में राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजगता। चलो आगे देखो।
सामाजिक असमानता से असंतोष, कृषकों की दयनीय स्थिति, किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। इन्हें भी जन्म से कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था। अब बताओ, 40% पूरा फ्रांस का जो ज़मीन था, क्षेत्रफल था, इन्हीं के नाम था। जैसे हमारे देश में कुछ तबके ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक सामाजिक रूप से तो एकदम कमज़ोर हैं, निचली जातियों के लोग, इनके पास ज़मीन जायदाद ये सब चीज़ें बहुत अभाव है दोस्तों। देखिए, असमानता है। राज्य को कोई कर नहीं चुकाते थे। इन्हें सामंती विशेष का अधिकार प्राप्त थे, जैसे किसानों से कर वसूलना और बेगार लेना, बेगारी कराना, जबरदस्ती काम कराना, कर वसूलना किसानों से। अगला, 3 स्टेट जनसाधारण, जो जिस पे जैसे राज कर ले, ये स्थिति थी। तीसरे स्टेट में देखिए क्या था, ऐसे समाज के सभी लोग थे, बड़े व्यापारी, व्यवसायी, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि, जिनकी संख्या 90% थी। आज भी है, हमारे यहाँ भी यही स्थिति समझिए। इन्हें कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे। यह वह मध्यम वर्ग कहलाता था। फ्रांस की क्रांति के मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे टैले, प्रत्यक्ष भूमि कर, गैबल, नमक कर, फॉर्मे, तंबाकू और शराब पर कर, कोरवे, बेगार यानी बिना मजदूरी के काम, मतलब पैसा नहीं देते थे, नोट कहा जाता था। क्रांति में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे। देखिए, पुजारी पूजा करते थे और लोग उनका खर्चा इकट्ठा करते थे। आर्थिक कारण, खाली राजकोष। फ्रांस ने लंबे समय तक युद्धों में भाग लिया, जैसे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, फ्रांसी देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिससे उन पर भारी कर चढ़ गया। असमान कर प्रणाली, भूमि कर, धार्मिक कर और सामंती कर का बोझ, बेरोजगारी की समस्या, गिल्ड की पाबंदी, प्रांतीय आयात कर, सामंती आयात कर से व्यापारियों में असंतोष, कर प्रणाली में असमानता। सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका दे देती थी, देखिए, जिससे टैक्स फार्मर कहा जाता था, जो मनमानी तरीके से कर वसूलते थे। समथिंग इस देखिए, आज हमारे यहाँ भी उद्योगपति काफ़ी एक्टिव हैं। देखा जाए तो कई कंपनियां, सरकारी कंपनियां बड़ी बड़ी, जैसे BSNL को ले लो, काम ठप हो गया है इसका पूरी तरह से। बढ़ती महंगाई, जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्यान्न विशेषकर पाव रोटी की कीमतें बहुत बढ़ गई, जिससे गरीब लोगों के लिए जीवन यापन मुश्किल हो गया। बौद्धिक और दार्शनिक प्रभाव, देखो आगे कुछ ज़्यादा डिटेल तो नहीं हो रहा दोस्तों, समय। यस, देखिए, कम वेतन का निर्धारण, सैनिक कारण, नियुक्तियों में असमानता, खराब भोजन की व्यवस्था। ये आज जो स्थिति है आप समझिए, कोशिश करिए। यही स्थिति दोस्तों, कुछ जो लोग कायदे से पढ़ेंगे, जो जागरूक हैं, वो समझेंगे, रिलेट करेंगे अपने देश की स्थिति। नियुक्तियों में असमानता, खराब भोजन व्यवस्था, कम वेतन का निर्धारण, प्राइवेटाइजेशन, संविदा, जॉन लॉक, उन्होंने प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का सिद्धांत दिया और कहा कि सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनी है। धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, कानूनों में एकरूपता का अभाव, बिना अभियोग के व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, रॉलेट एक्ट वाला स्थिति, तानाशाही, डी कैचेट कहते थे, भाषण, लेखन और विचार की स्वतंत्रता। देखिए, यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता भी नहीं थी दोस्तों। देखिए, रूसो की किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, जनता की संप्रभुता का सिद्धांत दिया। उनका प्रसिद्ध नारा था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वह जनतंत्र का समर्थक था। देखिए, रूसो के बारे में छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण बातें दी गई है, ठीक है। किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये दोस्तों जनतंत्र का यानी कि लोकतंत्र का, ठीक है, समर्थक था। अगला, मॉन्टेस्क्यू अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉ में शक्ति के पृथकीकरण, सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का सिद्धांत दिया। वोल्टेयर चर्च और राजशाही की निरंकुशता का विरोध किया और
धार्मिक सहिष्णुता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। देखिए, दिदरो के बृहत ज्ञानकोश इनसाइक्लोपीडिया के लेखों ने फ्रांस के क्रांतिकारी विचार का प्रचार किया। फ्रांस में क्यूजनो तथा तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण, आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। ठीक है, तत्कालीन कारण देखिए, स्टेट जनरल बैठक 5 मई 1789। वित्तीय संकट से निपटने के लिए लुई 16वें ने स्टेट जनरल देखिए फ्रांसीसी संसद की बैठक बुलाई और प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट को क्रमशः 300 प्रतिनिधियों और तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देखिए, 3 स्टेट बने थे, हर एक कैटेगरी बनी थी। प्रथम स्टेट, द्वितीय और तृतीय 600 प्रतिनिधियों। देखिए यहाँ जो 600 प्रतिनिधि दोस्तों, इनकी आबादी जो थी दोस्तों लगभग 90% लोग थे ये। मतदान प्रणाली को लेकर विवाद हुआ। प्रत्येक स्टेट को एक वोट होता था, जिसमें प्रथम द्वितीय स्टेट मिलकर तृतीय स्टेट को आसानी से हरा सकते थे। प्रथम द्वितीय स्टेट मिलकर तृतीय स्टेट को हरा सकते। तृतीय स्टेट के एक व्यक्ति एक वोट की मांग था, जिसे राजा ने अस्वीकार कर लिया। पहले प्रत्येक स्टेट को एक वोट होता था। ठीक है, प्रथम और द्वितीय स्टेट मिलकर तृतीय स्टेट को आसानी से हरा देते थे। देखिए कहानी, 2 कैटेगरी दोस्तों, ऊपर वाली जो कैटेगरी थी, एक धार्मिक पुजारी जो थे और दूसरे जो थे ये लोग व्यापारी, ये लोग मिलकर तीसरा जो मालिन वाली बस्तियां जो लोग होते थे इनको हरा देते थे। अब देखिए कहानी, टेनिस कोर्ट शपथ 20 जून 1789। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया और टेनिस कोर्ट में शपथ ली कि वे तब तक अलग नहीं होंगे जब तक वे फ्रांस के लिए नया संविधान नहीं बना देते। ठीक है, ये एक हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट मान लीजिए, जो गरीब तबका है हमारे यहाँ। बस देखिए, बास्तील में का पतन 14 जुलाई 1789। निरंकुश शासन के प्रतीक बास्तील किले के जेल पर पेरिस की गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया और उसे तोड़ दिया। बास्तील कारागाह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक थी। इस घटना की क्रांति की शुरुआत माना जाता है। इसी दिन से फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव और नागरिकों को अधिकारों की घोषणा हुई थी 17 अगस्त 1789। महिलाओं का वर्साय मार्च, देखिए वर्साय मार्च, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। हजारों गुस्साई महिलाओं ने पेरिस से वर्साय तक मार्च किया और राजा और शाही परिवार को पेरिस वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1791। नेशनल असेंबली ने एक नया संविधान बनाया जिसने फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया। राजा की शक्तियां सीमित हो गई। आगे देखिए, राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना। बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप और राजा के देशद्रोह के प्रयासों के कारण राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और फ्रांस एक गणतंत्र रिपब्लिक कंट्री बन गया। दोस्तों देखिए, लुई 16वें को फांसी जनवरी 1793 में राजा लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन पर फांसी दी गई। गिलोटिन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आतंक का राज, देखिए मैक्समिलियन रॉब्सपियर के नेतृत्व में जैकोबिन क्लब ने एक कठोर शासन स्थापित किया। विरोधियों को गिलोटिन पर चढ़ाया गया। अंततः रॉब्सपियर को भी गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। डायरेक्टरी का शासन, एक 5 सदस्यीय कार्यकारी निकाय डायरेक्टरी शासन संभाला। यह अस्थिर और भ्रष्ट साबित हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। नेपोलियन बोनापार्ट ने सैन्य तख्तापलट कर डायरेक्टरी प्रशासन को समाप्त कर दिया और फ्रांस का शासक बन गया। उसने क्रांति की नई आदर्शों को बरकरार रखा, लेकिन स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया। ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर है दोस्तों। आगे देखिए,
कैलेंडर के बारे में है। यहाँ पे निरंकुश तानाशाही का अंत हो गया। दास प्रथा का उन्मूलन 1794 में, देखिए कन्वेंशन ने दास मुक्त कानून पारित किया। 1848 में इसको जो है दोस्तों उन्मूलन को लागू किया गया। देखिए राष्ट्रीय कैलेंडर, फ्रांस में नया कैलेंडर 22 दिसंबर 1792 को लागू किया गया, जिसको ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया। उनका नया नाम था, देखिए ब्रूममेयर या थर्मिडोर आदि रखा गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ। सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व, व्यक्तियों की महत्ता की स्वीकृति, समाजवाद का प्रारंभ और वाणिज्य व्यापार में वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए यूपी में जो मामला चल रहा है इस पे आप लोग अपनी बात रखिएगा। आगे देखिए महिला आंदोलन। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसका उद्देश्य फ्रांसीसी समाज में बदलाव लाना था। उन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन नामक संगठन बनाया, जिसमें ओलंप द गूज एक महत्वपूर्ण नेता थी। महिलाओं ने उनके नेतृत्व में पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की और 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। 1946 में यहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये पॉइंट। ठीक है, आगे आ जाओ। अब विश्व युद्ध का इतिहास, काफी मजेदार टॉपिक था। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट चीजें दोस्तों जहां से क्वेश्चन बन रहा है वहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3 हो गया, चौथा देख लो। अब विश्व युद्ध का इतिहास, ये तो पढ़ा ही होगा दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, कौन जीता, कौन किसके साथ था, मेन पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए वर्ष 1914 में विश्व इतिहास में ऐसे युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसे दुनिया को अपनी गिरफ्त में कर लिया। युद्धरत देशों ने अपने सभी संसाधन इसमें झोंक दिए। सभी देश दोस्तों अपनी संपूर्ण आर्थिक जो संपदा थी, जो भी शक्तियां थी, जो भी बम बारूद, ठीक है, अस्त्र शस्त्र, सब कुछ लगा दिया, उसमें अपनी ताकत झोंक दी थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विश्व के लगभग सभी देश इससे प्रभावित हुए। यह युद्ध कई देशों के राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया था। देखिए ये युद्ध का कारण क्या था, तो 1914 से 18 तक चला था पहला विश्व युद्ध। साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक प्रतिद्वंदिता। कारण क्या था दोस्तों, यूरोपीय देशों के बीच उपनिवेशों पर कब्जा करने और अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की होड़ थी। उग्र राष्ट्रवाद, यूरोपीय देशों में अत्यधिक राष्ट्रवाद की भावना का उदय, जिसने एक दूसरे को प्रति शत्रुता का बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए जर्मनी और फ्रांस के बीच एल्सेस और लॉरेन क्षेत्र का लेकर विवाद। तुर्की साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। इन लोगों ने देखिए सर्व स्लाव आंदोलन शुरू किया, जिसका सिद्धांत था कि यूरोप के सभी स्लाव एक राष्ट्र हैं। देखिए बहुत बढ़िया। इस आंदोलन ने ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के संबंध बिगाड़ दिए। इस तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना था। सैन्यवाद, यूरोपीय देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के ध्यान पर केंद्रित थी। फ्रांस जर्मनी जैसे देश अपने राष्ट्रीय आय में लगभग 85% सैन्य तैयारियों में खर्च कर रहे थे। 1913-14 में फ्रांस के पास 8 लाख, जर्मनी के पास 7,60,000 और रूस के पास 15 लाख की स्थायी सेना थी। सोचिए 8 लाख, 7 लाख, 15 लाख सेना थी रूस के पास। 1912 में जर्मनी ने उस समय सबसे बड़ा जहाज इम्परेटर बनाया, जिसने जर्मनी को इंग्लैंड के बाद नौसेना वाला दूसरा सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। गुटों का निर्माण, यूरोप 2 गुटों में बढ़ गया। देखिए एक था त्रिगुट, ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और त्रिराष्ट्रीय मैत्री दोस्तों इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। ठीक है, जर्मन चांसलर बिस्मार्क को यूरोप में गुटों का जनक माना जाता है। याद रखिएगा जर्मन चांसलर थे बिस्मार्क। इनको दोस्तों यूरोप में गुटों का जनक माना जाता है। इन्होंने 1789 में ऑस्ट्रिया के साथ एक द्वैध संधि की थी। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली में एक
त्रिपक्षीय गठबंधन ट्रिपल अलायंस बनाया। बिस्मार्क ने यह त्रिपक्षीय गठबंधन फ्रांस के विरुद्ध बनाया गया था। इसके विरोध में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ने 1907 में एक त्रिपक्षीय समझौता किया। देखिए तत्कालिक कारण क्या था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की 28 जून 1914 को सराजेवो में, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, बोस्निया की राजधानी में एक सर्बियाई राष्ट्रवादी द्वारा हत्या कर दी गई। इस घटना ने युद्ध को जन्म दिया था। ठीक है, चलो। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया, उसके समक्ष मांगे रखी, जिन्हें सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया ने 28 जून 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस के विरुद्ध, 3 अगस्त को 1914 को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड ने जर्मनी पर हमला कर दिया। देखिए पूरे विश्व में युद्ध हो गया था दोस्तों। आगे देखिए, आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र, देखिए फ्रांस, ब्रिटेन, रूस के बाद इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश था? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, बाद में इसमें इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका ये आ गया, और केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया शामिल थी दोस्तों। ठीक है, अगला 1917 में गृह युद्ध छिड़ जाने के कारण रूस युद्ध से अलग हो गया और लेनिन के नेतृत्व में वो देखिए बोल्शेविक क्रांति हुई। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें युद्ध की स्थिति पूरी तरह बदल गई। अगला पॉइंट, जुलाई 1918 में ब्रिटेन और फ्रांस की और राज्य अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों की हार हुई। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति देखिए वुडरो विल्सन ने जनवरी 1917 में 14 सूत्र नामक एक शांति कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए वर्साई की संधि दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है बार बार। 28 जून 1919 को हुआ था। ठीक है, जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, इनके बीच वर्साई की संधि 18 जून 1919 को फ्रांस के वेसेल्स स्थित पैलेस ऑफ वेसेल्स में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में अमेरिका राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्जेस क्लेमेस्कू ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युद्ध के लिए जर्मनी को मुख्य दोषी ठहराया गया। जर्मनी पर भारी मात्रा में आर्थिक क्षतिपूर्ति हर्जाना लगाया गया, जिसकी राशि बाद में 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर तय की गई। जर्मनी को अपने यूरोपीय क्षेत्र लगभग 10% हिस्सा छोड़ना पड़ा। फ्रांस को एल्सेन लॉरेंस वापस मिल गया। बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे नए राज्यों को जर्मनी कुल क्षेत्र मिले। पोलैंड को समुद्र तक पहुंच प्रदान करने के लिए पॉलिश कॉरिडोर दिया गया, जिससे जर्मनी की पूर्वी प्रशिया बाकी जर्मनी से अलग हो गया। आगे जर्मनी के विदेशी उपनिवेशकों को छीन लिया गया और मित्र राष्ट्रों को अधीन कर दिया गया। जर्मन सेना की संख्या देखिए सीमित कर दी गई, 1 लाख। जर्मन को टैंक, बख्तरबंद वाहन, पनडुब्बी वायुसेना रखने की अनुमति नहीं थी। राइनलैंड जर्मनी फ्रांस सीमा के पास वैश्वीकृत कर दिया गया। बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे जर्मनी को झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ जर्मनी। ठीक है, पहले विश्व युद्ध की ये कहानी थी। आगे आइए, इसी युद्ध को दोस्तों जब शांत हुआ, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, नए राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ। देखिए रूसी साम्राज्य, रोमनो जर्मन साम्राज्य, हेजेन जोलर्न ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, तुर्क में ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग साम्राज्य बन गए। कई नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे पोलैंड,
बुल्गारिया। देखिए अब यहाँ पे स्थापना होती है राष्ट्र संघ की, लीग ऑफ नेशन। विश्व शांति स्थापित करने के लिए भविष्य के युद्धों को रोकने के उद्देश्य से 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लेकिन सफल नहीं हो सकी। यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45। वर्साय की संधि की विसंगतियाँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपी गई आपत्तिजनक संधि ने वहाँ बदला की भावना और उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया। और हथियार बंद की होड़, देश के बीच हथियारों की होड़ और सैन्य गठबंधन, धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान का निर्माण। राष्ट्र संघ की असफलता अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने और आक्रमण राष्ट्रों को रोकने में विफल रहा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929-30 के काल में वैश्विक आर्थिक मंदी आई, जो 1931 के अपने चरम पर थी। 1929 में अमेरिका ने इंग्लैंड को उधार देना बंद कर दिया। देखिए आगे, इससे क्रय शक्ति में कमी आई, बेरोजगारी बढ़ी, इसलिए युद्ध आवश्यक हो गया। आर्थिक मंदी ने देशों में राजनीतिक अस्थिरता, चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया। देखिए नाजीवाद दोस्तों जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नस्लवादी और विस्तारवादी विचारधारा थी। फांसीवाद, देखिए मुसोलिनी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी और देखिए अधिनायकवादी विचारधारा थी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। जापान में सैन्यवादी जैसे आक्रामक विस्तारवादी विचारधाराओं का उभार हुआ। जर्मनी, इटली, जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। आगे आइए। देखिए तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश द्वारा जर्मनी और इटली की आक्रामक नीतियों के प्रति नरम रुख अपनाया। तत्कालीन कारण 1 सितंबर 1939 में ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। देखिए जर्मनी ने फिर से जो है आक्रमण कर दिया पोलैंड पर। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। आगे देखो मुख्य घटनाएं प्रमुख। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 प्रमुख गुट थे। एक धुरी राष्ट्र था, एक्सेस पावर, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान, और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, चीन। देखिए आगे की कहानी देखिए, मजा आएगा। 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे, डेनमार्क को हराया। उसकी सेना आगे बढ़ने लगी। 1940 बेल्जियम और फ्रांस पर कब्जा जमा लिया। 22 जून 1940 को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। 22 जून 1941 को जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया। बताइए जर्मनी। आगे 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जबरदस्त हमला किया। यहां से क्वेश्चन आता है, देखिएगा। प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिकी बेड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया। आगे इसके चलते अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका ने फिर दोस्तों जापान के नागासाकी, हिरोशिमा 2 स्थान पर परमाणु बम विस्फोट किया, जहां पे तहस नहस कर दिया गया। आज भी वहां पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वहां के जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं, आर्थिक नहीं, उनकी शारीरिक स्थिति सही नहीं रहती। विकलांगता है, कोई बच्चे का आंख टेढ़ी, किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का पेट, अलग अलग स्थितियां वहां पे आज का जो है बीमारियां फैली हुई हैं। ठीक है, खाने पीने की कुछ नहीं हो पाता वहां पे। देखिए आगे है स्टालिन ग्राद की लड़ाई 1942-43 सोवियत संघ के लिए महत्वपूर्ण जीती थी। देखिए यहाँ पे लिखा है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945, नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया, जिसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए कितना खतरनाक युद्ध हुआ था। परिणाम क्या निकला इस युद्ध का? अत्यधिक जनहानि, बहुत लोगों की जान गई दोस्तों, लाखों लोग मारे गए इसमें।
होलीकॉस्ट यहूदियों का नरसंहार भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्थापना की गई। दुनिया का ध्रुवीकरण, शीत युद्ध, दो महाशक्ति अमेरिका और रूस दो गुटों में विभाजित हो गया, जिससे शीत युद्ध शुरू हो गया। आगे देखिए, जर्मनी का विभाजन हो गया दोस्तों, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित कर दिया गया, बाद में 1990 में पुनः एकीकृत किया गया। आगे देखिए आप, नाजीवाद। नाजीवाद इसको हम लोग दोस्तों अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है, या तो कर ले रहे हैं, मेन पॉइंट कर ले रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, दो विश्व युद्धों के बीच यूरोप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ, जिसमें सबसे विनाशकारी परिवर्तन तानाशाही का उदय, डिक्टेटरशिप। नाजीवाद एक आक्रमण विचारधारा थी जिसमें राष्ट्रों की सर्वोच्चता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। हिटलर के उदय और उसके नेतृत्व में नाजी क्रांति का मुख्य कारण इस प्रकार, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का आपको पता ही है क्या हुआ था, ठीक है। हिटलर के बारे में अब थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, एडोल्फ हिटलर एक नाजी पार्टी। हिटलर का जन्म हुआ था दोस्तों ऑस्ट्रिया में हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था हिटलर का। ब्रोना नामक शहर था, एक साधारण परिवार में हुआ था। 1914-18 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसने आयरिश क्रॉस प्राप्त हुआ। हिटलर को फ्यूहर सर्वोच्च नेता के रूप में देखा गया, जिसकी बात अंतिम थी। आगे देखिए, आर्यन जाति, नॉर्डिक जर्मन आयंस को सर्वश्रेष्ठ माना और कहा कि यहूदी हीन है और जर्मनी के पतन का कारण है। सेम एज जस्ट लाइक अवर कंट्री। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया, 1919 में, जिसके बाद नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नेशनलाइजेशन डिस्टेच एबर्टीज NSDAP कहा गया, जिसे संक्षेप में नाजी पार्टी के रूप में जाना जाता है। हिटलर ने अपने चारों तरफ रेडुल्फ गोबल्स जैसे हंगामा करने वालों को इकट्ठा कर लिया। देख लीजिए, ड्रामा करने वालों को इसने इकट्ठा कर लिया था, बवाल करने वालों को, अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। अब यही चल रहा है दोस्तों। आगे देखिए, भ्रमित करना, गुमराह करना। 1923 में वाइमर गणराज्य के खिलाफ विद्रोह हुआ। विद्रोह विफल हो गया और हिटलर की बंदी बना लिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आत्मकथा लिखी, मीन कैफ लिखी, जिसमें उसने अपनी भावी कार्यक्रम का रूपरेखा प्रस्तुत की। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का पुनर्गठन किया और अपने के पवित्र प्रतीक स्वास्तिक को अपनी पार्टी का प्रतीक चिन्ह घोषित किया। 1925 देख सकते हैं आप, 1925 को लोकार्नो समझौते ने जर्मनी के वैश्विक समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल गई। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिटलर की लोकप्रियता बढ़ी। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कानून जैसे एनबलिंग एक्ट 1933 के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और जर्मनी में एक तानाशाही राज्य में बदल दिया। आगे इस प्रकार जर्मन गणतंत्र का अंत हो गया और नाजी क्रांति शुरू हुई, जिसने हिटलर के तृतीय राइख का नाम दिया। देखिए, नाजी शासन की नीतियां और कार्य। नाजीवाद एक अति राष्ट्रवादी, नस्लवादी और अधिनायकवादी विचारधारा थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, राजनीतिक दमन, सभी विरोधी राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियन और विरोधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। गुप्त पुलिस एक सेकेंड, दोस्तों, गुप्त पुलिस का जो है निर्माण किया गया, इस्टेब्लिशमेंट हुआ और SS सुरक्षा बल जैसे संगठनों का उपयोग करके भय और आतंक का राज स्थापित किया गया। डर का माहौल, पूरा वहां का वातावरण गंदा कर दिया गया दोस्तों। नस्ली नीति देखिए, यहूदियों का नरसंहार, होलोकॉस्ट, यहूदियों को
नागरिक अधिकारों से वंचित किया गया, नुरेमबर्ग कानून 1935। आगे, यहूदियों के व्यवसाय छीने गए, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उन्हें गेटोस यहूदी बस्तियों में सीमित कर दिया गया। देखिए अत्याचार, अंततः उन्हें यातना शिविरों में, कैंप और संहार शिविर में बड़े पैमाने पर मारा गया, जिसे होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग दोस्तों 6 मिलियन यहूदी मारे गए, यानी कि 60 लाख लोग मारे गए। बहुत बड़ी संख्या है ये। यहूदियों के अलावा जिप्सी, विकलांग, समलैंगिक और अन्य अवांछनीय समूहों को भी निशाना बनाया गया। आगे देखिए तानाशाही का रिजल्ट क्या होता है, पूरा देश बर्बाद हो गया। आगे देखिए, नाजीवाद में उदारवाद लोकतंत्र के कट्टर विरोध की अवधारणा है। नाजीवाद अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का भी प्रबल विरोधी है। नाजीवाद दर्शन में सर्वसत्ता राज की संकल्पना है। नाजीवाद एक उग्र राष्ट्रवाद को बल देता है। नाजीवाद राजा की निरंकुश शक्ति पर बल देता है। नाजीवाद दर्शन में सैन्य शक्ति और हिंसा का महिमा मंडन किया जाता है। देखिए ध्यानपूर्वक, हिटलर की विदेश नीति क्या थी। सर्वप्रथम हिटलर ने 1933 में जिनेवा में निःशस्त्रीकरण की मांग की थी, लेकिन जब इसे स्वीकार नहीं किया गया तो वो राष्ट्र संघ में अलग हो गया। 1935 में हिटलर ने वर्साई की संधि की शर्तों को मानने से मना कर दिया। पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। आगे इमरजेंसी कह सकते हैं। 1934 में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनुक्रमण संधि की, जिसमें यह शर्त रखी गई कि दोनों देश किसी भी तरह से एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। 1935 में हिटलर ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता कर हस्ताक्षर किया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि जर्मनी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता है, और उसने जर्मन सेना को पुनर्गठित किया और राइनलैंड का सैन्यीकरण किया। हिटलर ने इटली के साथ समझौता किया। एक प्रकार रोन बर्लिन धुरी राष्ट्र का गठन हुआ। साम्यवादी खतरों से बचने के लिए 1936 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक देखिए कर्मिस्टन विरोधी समझौता हुआ, जो बाद में धुरी राष्ट्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जर्मन भाषी लोग एकजुट करना भी हिटलर के लिए विदेश नीति का लक्ष्य था। उसने अंततः ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मिला लिया और देखिए चेकोस्लोवाकिया और सुडेटेनलैंड क्षेत्र को भी अपने में मिला लिया। थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। हिटलर का उद्देश्य पोलैंड में डाइजनिंग बादशाह पर हमला किया। पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए जर्मनी ने उसे कुछ क्षेत्र दिया, जिसे पॉलिश कॉरिडोर कहा जाता है। हिटलर ने इसे वापस चाहता था और जब उसने मना कर दिया तो जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों नाजीवाद का अंत हुआ है। देखिए शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के बाद, ठीक है। और हार और अंत में देखिए मित्र राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। 1945 में बर्लिन पर सोवियत सेनाओं के कब्जे के बाद हिटलर ने आत्महत्या कर ली। आगे देखिए नाजीवाद का पतन। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के साथ ही नाजी शासन का अंत हुआ। आगे देखिए नुरेमबर्ग ट्रायल युद्ध के बाद नाजी नेताओं पर युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए नुरेमबर्ग का मुकदमा चलाया गया। देखिए तानाशाही को कैसे ख़त्म किया गया। तो आगे दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हम अगली क्लास में करा देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ज़्यादा नहीं दोस्तों, आधा घंटा क्लास और थी, अगले पार्ट में हम कर लेंगे। फिर हम शुरू करेंगे भूगोल वाला पार्ट, ठीक है। भूगोल हमने दोस्तों यूएनओ के बारे में पढ़ा है, इस वजह से इस पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। और ये जो पार्ट है कृषि से रिलेटेड है। देखिए कृषि और खेतिहर समाज, तो यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। यूएनओ के बारे में हमने अच्छे से पढ़ाई किया है, इस वजह से वैसे ये ख़त्म समझिए। अगली क्लास हम लोग ज्योग्राफी वाला पार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।